अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज ये हमारे पास लेक्चर नंबर 35 और इसमें हम सीक्वेंशियल सर्किट के सिंथेसिस का फ्लो कवर करेंगे। तो सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? सिंथेसिस इज द एक्चुअल यूनिवर्सल फॉरवर्ड वे और इट इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे कि हमें एंड रिजल्ट गिवन होता था और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम उसके स्टेट डायग्राम पे जाते थे, जबकि सिंथेसिस में क्या होता था है कि मुझे प्रॉब्लम गिवन होती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड ऑपरेशन या प्रॉब्लम मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मुझे एंड रिजल्ट अचीव करना है सर्किट डायग्राम। तो पहला स्टेप क्या होता है कि मैं इस डिस्क्रिप्शन से जो वर्ड में गिवन है एक स्टेट डायग्राम बनाना, उस स्टेट डायग्राम से फिर मैं अपना स्टेट टेबल बनाता हूँ, फिर उस स्टेट टेबल से मैं अपनी इक्वेशंस फाइंड आउट करता हूँ और फिर उस इक्वेशन से मैं फाइनली क्या होता है कि अपनी लॉजिक डायग्राम बनाता हूँ। यानी जो एनालिसिस में मैंने आपको स्टेप बताया वो इसमें रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होते हैं, या यूं कहा जाए कि सिंथेसिस इज द एक्चुअल फ्लो और एनालिसिस, जाहिर सी बात एनालिसिस का मतलब है रिवर्स करना, कि ऑलरेडी जनरेटेड रिजल्ट को एनालाइज करते हुए मुझे पता करना कि रिजल्ट कैसे है। तो एनालिसिस मुश्किल था, सिंथेसिस आसान है। तो हम सिंथेसिस देख लेते हैं होता क्या है एक एग्जांपल के थ्रू। तो सिंथेसिस में मैंने आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम दी हुई है कि सपोज we wish to design a circuit that detects a sequence of 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through an input line। ठीक है, और इनपुट एक सीरियल लाइन है, ये बता दीजिए। यानी हो ये रहा है कि मैं एक स्टेट डायग्राम बनाऊं जो ये डिटेक्ट कर सके 1 1 1। जैसे ही 1 1 1 डिटेक्ट हो तो मेरे पास एक आउटपुट हो या ऐसे बजर हो, वो क्या हो, ऑन हो जाए। ठीक है, 1 1 1 की सीक्वेंस मुझे डिटेक्ट करनी है। यानी मेरे पास सीक्वेंस में तो बहुत कुछ आ रहा है, सीक्वेंस में मेरे पास हो सकता है इस तरह का बहुत सारा डेटा आ रहा हो, 0 0 1 0, सॉरी 0 0 1 0 1 0 1 0। मुझे इस तरह की सीक्वेंस डिटेक्ट करनी है कि जिसमें 3 1 आए, 3 या उससे ज्यादा, तो मेरा बजर हाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं 3 या उससे ज्यादा मेरे पास इस जगह पर आ रहे हैं। 3 आएंगे तो 3 से ज्यादा भी मैं काउंट कर लूंगा, क्योंकि 3 से ज्यादा में क्या मतलब है कि ये 3 काउंट हो जाएंगे, फिर 3 से ज्यादा की बात हुई है तो ये 3 काउंट हो जाएंगे, फिर 3 से ज्यादा की बात हो रही है तो ये 3 काउंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये 0 आएगा तो इसका मतलब है कि मेरी सीक्वेंस में 3 1 नहीं है, यानी प्रीवियस 3 कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना है और वो 1 होते हैं तो बजर ऑन करना है। यानी ये एक मैं आपको सीक्वेंस डिटेक्टर का सर्किट बनाना बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि और इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग सिंथेसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सिंथेसिस का प्रोसेस अप्लाई करूंगा, एक सीक्वेंशियल सर्किट बना। और सीक्वेंशियल क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव वंस। 3 कंसेक्यूटिव का मतलब है प्रेजेंट वन भी चाहिए और उससे पहले 2 1 भी होने चाहिए। 2 1 पहले के डिटेक्ट करने के लिए मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट से नहीं कर सकता, मुझे मेमोरी एलिमेंट चाहिए कि जिसमें मेरे पास प्रीवियस स्टेट के 2 1 स्टोर हुए हुए हों, मुझे पता रहे कि प्रीवियसली 2 1 आए थे। तो मेरे सर्किट ने इस तरह की सीक्वेंस में से 3 वंस डिटेक्ट करने हैं। ठीक है, तो गोल ये है मेरा कि मुझे सीक्वेंस डिटेक्टर बनाना है। और इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, आपकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी इससे ही रिलेटेड है। तो 3 कंसेक्यूटिव वंस मुझे डिटेक्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेट डायग्राम बना लेता हूँ। तो स्टेट डायग्राम, अच्छा, और सबसे अच्छी बात क्या हो गई, इसमें मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यूज करवा दी। डी का मतलब है बहुत आसान हो जाएगा, इक्वेशन सिंपलीफाई सिंपल होगी। तो सबसे पहले मैं स्टेट डायग्राम बनाई। स्टेट डायग्राम में मैंने स्टेट डायग्राम में स्टेट्स को नेम दे दिया S0, S1, S2 एंड S3। ठीक है, और स्टेट के अंदर देखें ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है आउटपुट। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर भी ये 0 है, यहाँ पर भी ये 0 है, लेकिन ये लास्ट में जाके 1 हुआ हुआ, और क्यों ये मैं भी बता दूँ। कह रहे हैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं S0 से स्टार्ट हुआ हूँ। अगर 0 आ रहा है ना तो मुझे यहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मुझे तो 1 डिटेक्ट करना है ना। अगर 0 ही आ रहा है तो इसका मतलब है मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 आता है ना, तो हो सकता है कि मैं सीक्वेंस डिटेक्ट करने वाला हूँ 3 1 की, तो मैं 1 आने की सूरत में आगे बढ़ के इधर चला गया। ठीक है, एक 1 आया तो मैं आगे चला गया, दूसरा 1 आया तो मैं मजीद आगे चला गया, तीसरा 1 आया तो मैं फाइनली यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जब भी आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वो बजर ऑन कर दूंगा जो मुझे चाहिए, और वो बजर है ये 1। यानी इस स्टेट पे था तो वो 0, यानी 3 1 नहीं आए। इस स्टेट पे था तो 3 1 नहीं आए हुए, इस स्टेट पे था तो 3 1 नहीं आए हुए, इस स्टेट पे था तो 1 आ गए, और 1 आ गया और मैंने बजर को ऑन कर दिया। तो आप ये देखें कि ये 3 कंसेक्यूटिव वंस आए तो मेरे एरोज आगे बढ़ के स्टेट 3 पर पहुंचे, और स्टेट 3 पर पहुंचने का मतलब ही यही है कि 3 1 आ चुके हैं, और 3 1 आ चुके हैं तो मैं अपना बजर ऑन कर दूंगा। और अगर यहाँ पे भी मजीद 1 आएंगे तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगा,
और इसी स्टेट पे रहूंगा तो मेरा बजर कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगा, क्योंकि 1 मुसलसल आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। लेकिन इस स्टेट पे था और 0 आ जाए तो इसका मतलब अब मेरी सीक्वेंस ब्रेक हो गई, तो मैं वापस शुरू से स्टार्ट करूंगा और मेरी शुरू की स्टेट कौन सी है, 0। मैं दोबारा से 0 पे चले जाऊंगा। और किसी भी स्टेट पर हूँ अगर 0 आता है तो मैं वापस शुरू से स्टार्ट करूंगा, यानी रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट वाली स्टेट क्या है मेरी, 0, S0। तो किसी भी स्टेट पे अगर बीच में वापस 0 आ जाता है तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा एग्जिट है। इस जगह पे मेरे पास रिजल्ट 1 होता है। और जब भी मेरे पास सीक्वेंस में 0 आ जाता है मैं दोबारा से S0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी तो सीक्वेंस ब्रेक हो गई। मुझे सीक्वेंस में 3 कंसेक्यूटिव वंस चाहिए थे, तो जब तक 3 कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ जाते मैं S3 पर नहीं पहुंचूंगा। एक आएगा तो मैं S1 पे चले जाऊंगा, 2 आएंगे तो मैं S2 पे चले जाऊंगा, और तीसरा आएगा तो मैं S3 पे जाऊंगा। अदरवाइज कहीं बीच में 1 के बाद 0 आ जाता है तो मैं वापस S0 पे आ जाऊंगा, 2 के बाद आ जाता है तो मैं वापस S0 पे आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे सर्किट को 1 सिर्फ उसी सूरत में शो करना है जब मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव वंस आ जाएं, या मेरा बजर से तभी ऑन होना चाहिए जब मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव वंस आ जाए। तो ये बात समझ आई स्टेट डायग्राम में, कि मैंने स्टेट डायग्राम कैसे बनाई है कि 1 1 1 आते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं वापस चले जाऊंगा। यानी एक्चुअल मेरी ट्रू सीक्वेंस या पॉजिटिव केस ये वाला है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये होगा तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, और यहाँ पहुंचूंगा तो मेरा आउटपुट है 1, बाकी सब जगह आउटपुट। और इसके अलावा अगर बीच में कभी भी स्टेट में 0 आ जाएगा तो मैं वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ से भी आ गया तो वापस, यहाँ से भी आ गया तो वापस, यहाँ से भी आ गया तो वापस, और यहाँ से भी आ गया तो वापस। और हर स्टेट से आप देख रहे हैं 2 एरोस निकल रहे हैं, एक 1 वाला और एक 0 वाला, क्योंकि इनपुट 0 भी आ सकता है मेरे पास, इनपुट 1 भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास वर्ड्स में लिखा हुआ था इसकी मैंने स्टेट डायग्राम बना ली। लेकिन स्टेट डायग्राम आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है प्रीवियस स्टेट डायग्राम से, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है स्टेट के अंदर लिखा हुआ है, ना कि स्टेट एरो के ऊपर। तो ये जो एग्जांपल है ये आपके पास मूर टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन की है, ठीक है। तो क्योंकि मूर में मैंने बताया था कि आउटपुट आपका एरो पे नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनपुट। इसमें आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा है इनपुट पे, बल्कि आउटपुट डिपेंड कर रहा है स्टेट पे। अगर मैं स्टेट 3 पर आ जाऊंगा तो 1 है, अदरवाइज 0 है, ठीक है। तो इस स्टेट डायग्राम से मुझे बनाना है स्टेट टेबल यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। सबसे अच्छी बात कि डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब बहुत आसान हो जाता है मेरा काम। तो ये बन गया मेरा टेबल। ये टेबल बन गया क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअली इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, डी फ्लिप फ्लॉप की दोबारा से याद करा देता हूँ। डी फ्लिप फ्लॉप में मेरी इक्वेशन होती है यानी कि अगर मैं ए के लिए इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, ए ऑफ t+1 तो इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो जो भी मेरे डी पर आ रहा है वही मेरे AT+1 पे चला जाएगा। तो मैंने एज डायरेक्टली यहाँ पे वही लिख दूंगा जो मेरे पास डी पर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने वही टेबल फिल करना है। टेबल कैसे फिल होगा, अब रिवर्स प्रोसेस है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेबल फिल ऐसे होगा कि पहले मैं पिक करूंगा से इस स्टेट को, इस स्टेट पे मेरा फोकस है, ठीक है। और अब अच्छा एक बात ध्यान से देख लें कि इस स्टेट पे मेरा फोकस है, और इस स्टेट पे अगर मैंने अप्लाई किया, इस स्टेट का नंबर नाम है 0 0, ठीक है। S0 मीन्स 0 0। इस स्टेट पे अगर मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ x की 0, तो आप देखें एरो कहाँ पर है, एरो बता रहा है कि भाई यहीं रहना है। 0 का मतलब है यहीं रहना है, तो 0 का मतलब ये यहीं है। नेक्स्ट स्टेट भी क्या रहेगी, यही रहेगी। लेकिन अगर मैंने इस पे अप्लाई किया 1, तो ये एरो निकल के जा रहा है स्टेट S1 पे, यानी 0 1 पे। तो यहाँ पे देखें मैं 0 0 स्टेट पर था, मैंने 1 अप्लाई किया तो मैं किस स्टेट पे चला गया, 0 1 वाली स्टेट पे चला गया, ठीक है। लेकिन आउटपुट इस स्टेट पे भी 0 था, आउटपुट इस स्टेट पे भी अंदर देख सकते हैं आप 0 है, तो इन दोनों जगह पे मैंने 0 ही लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह जब मैं स्टेट 0 1 पे आया हूँ, इस स्टेट पे मौजूद हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस पे जब मैं मौजूद था 0 1 पे और मैंने अप्लाई किया 0, तो 0 के केस में आप देख रहे हैं मेरा एरो वापस पीछे की तरफ चला गया है। यानी 0 के केस में हर जगह पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, स्टेट 0। और स्टेट 0 पर आउटपुट क्या है, 0। तो यहाँ पे देखें मैं चला गया स्टेट 0 पर, और आउटपुट क्या है स्टेट 0 पर, 0। लेकिन जैसे ही मैंने इस स्टेट पे 1 अप्लाई किया तो मैं निकल गया हूँ अगली स्टेट 1 0 पर, और लेकिन आउटपुट मेरा स्टिल 0 ही है। तो देखें जैसे ही मैंने 1 अप्लाई किया तो मैं निकल गया हूँ अगली स्टेट पर। अगली स्टेट है मेरी S2, S2 मीन्स 2 मीन्स 1 0, लेकिन आउटपुट स्टिल मेरा 0 है तो मैंने 0 ही।
फिर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेट 10 की। मैं 10 पे मौजूद हूँ, 0 आया, 10 में मौजूद हूँ, 0 आया, तो आप देखें क्या हुआ, 0 आता है तो मैं वापस S0 पे चले जाता हूँ और आउटपुट इधर क्या है मेरा 0, तो मैं वापस S0 पर चले जाता हूँ और आउटपुट मेरा यहाँ पे क्या है 0 ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 स्टेट पर हूँ और मैंने इधर x की वैल्यू 1 अप्लाई की है, तो देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ S3 पर, 3 मीन्स 1 1, और आउटपुट मेरा इस केस में क्या है, आउटपुट मेरा क्या है इस केस में, स्टेट 3 पर जा रहा हूँ, तो आउटपुट मेरा क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आउटपुट मैंने 0 क्यों लिखा, यहाँ पे आउटपुट मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअली मैं आउटपुट जिस स्टेट पे जा रहा हूँ उसका नहीं लिख रहा, बल्कि स्टेट को देख रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट, कि इस वक्त मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है। ठीक है, इस वक्त मेरी प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेट के लिहाज से आउटपुट नहीं कर रहा, थोड़ी सी करेक्शन है। मेरे आउटपुट जो है मैंने जैसे कि बताया था इनपुट और वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्टेट पर। और मेरी स्टेट देखा जाए तो S3 जब भी स्टेट होगी, यानी मेरी प्रेजेंट स्टेट S3 जब भी होगी, तो प्रेजेंट स्टेट मेरी S3 यहाँ पर है, तो इसीलिए मेरा आउटपुट सिर्फ यहाँ पर 1 है। आउटपुट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ स्टेट, आउटपुट डजंट डिपेंड अपॉन इनपुट, तो इनपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी स्टेट अगर ये है तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी स्टेट से देखते ही मैंने आउटपुट लिख दिया, यानी ये वाला कॉलम मैंने इनिशियली ही फिल कर लिया, मुझे चेक करने की जरूरत थी ही नहीं। स्टेट्स में चेक कर रहा हूँ, अगर 1 1 पे हूँ 0 आएगा तो वापस 0 0 पे चले जाऊंगा, 1 1 पे 1 आएगा तो 1 1 पे ही रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, आउटपुट जो है मेरा इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि मैंने शुरू में ही देखा कि S0 जहाँ पे स्टेट है वहाँ 0 है, तो S0 का कॉम्बिनेशन ये है, और मैंने यहाँ पे लगा दिए 0। फिर मैंने चेक किया S1 के कॉम्बिनेशन पे भी क्या है मेरा आउटपुट 0, तो मैंने यहाँ चेक किया S1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, और S1 पे भी मैंने लगा दिए 0। फिर मैंने चेक किया S2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर और उस पर भी 0 है, तो मैंने S2 के कॉम्बिनेशन पे भी लगा दिया 0। ठीक है, जब फिर मैंने S3 का कॉम्बिनेशन देखा तो यहाँ पे मुझे पता लगा 1 है, तो मैंने शुरू में ही देखा S3 यहाँ पर है और S3 पे लगा दिया 1। क्योंकि ये इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये डायरेक्टली प्रेजेंट स्टेट की बेस पे बता देगा, यानी अभी मेरी स्टेट अगर S3 है तो मेरा आउटपुट 1 है, मैं कुछ नहीं देखता, कोई चीज़ चेक नहीं करूंगा, अगर मैं S3 पर हूँ तो मेरा आउटपुट 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि ये मोर टाइप ऑफ मशीन है, और स्टेट अगर 3 है तो आउटपुट 1 रहेगा। प्रेजेंट स्टेट को देखते हुए मैंने आउटपुट को फिल किया है, नेक्स्ट को देखते हुए फिल नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो इनपुट चेंज होने की वजह से आ रही है, और इनपुट पे तो मेरा आउटपुट डिपेंड ही नहीं करता इस केस में, क्योंकि ये एक मोर टाइप ऑफ मशीन है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना कि प्रेजेंट स्टेट के लिहाज से मैं आउटपुट सेट करूंगा, क्योंकि ये एक मोर टाइप ऑफ मशीन है। ठीक है, तो मेरे पास टेबल फिल हो गया। अच्छी बात क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि मुझे इक्वेशन डी की निकालनी थी ना, तो जो ए अभी मैंने बताया ना, डी ए इक्वल्स टू डी, तो ए ये भी डी है, यानी ए वाली फ्लिप फ्लॉप पे ये डी ए की वैल्यूज भी यही होंगी, और डी बी की इक्वेशन भी यही होंगी, क्योंकि इक्वेशन में सिंपल है। अब मैं एक और आगे कॉलम बनाता हूँ ना डी ए और डी बी का, तो उस पर वही वैल्यूज आ जाएंगी जो ए पे और बी पे लिखी हुई, तो मैं नहीं बना रहा, डी फ्लिप फ्लॉप में ये आसानी होती है। तो मुझे अब क्या करना है, इसकी इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कैसे आएंगी, तो टेबल से इक्वेशन जैसे आती थी वैसी स्टेट टेबल से इक्वेशन आ जाएंगी। मैं इसको बारी बारी सॉल्व करूंगा यूजिंग के मैप। के मैप में बनाऊंगा ए का, यानी डी का बनाऊंगा, एक्चुअली डी ए की इक्वेशन आ जाएगी, और डी बी की इक्वेशन आ जाएगी, और मेरे पास वाई की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके 3 के मैप्स बनेंगे, फॉर डी ए, फॉर डी बी एंड फॉर वाई। तो के मैप से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आएगा, तो फाइनली मेरे पास इसको सॉल्व करने का इक्वेशन आ जाएंगी, डी ए की इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स, डी बी की इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स प्लस बी बार एक्स, और वाई की इक्वेशन आ जाएगी ए बी। वाई की इक्वेशन तो अंडरस्टूड ही थी, सिर्फ ए बी वाले कॉम्बिनेशन पे इसका 1 आना। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इक्वेशन में मैंने डी ए और डी बी लिखा है, ए और बी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इक्वेशन इनपुट के लिए चाहिए थी ताकि मैं डायग्राम बना सकूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉलम्स अवॉइड किए डी ए और डी बी के, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम होंगे ए और बी के। अभी लेकिन आगे सेकंड एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा कि एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ जाएंगे अगर फ्लिप फ्लॉप डी ना हो। तो खैर मेरे पास इक्वेशन आ गई के मैप से, अब इक्वेशन आ गई तो इसकी डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम बनाना इक्वेशन से कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने तो अच्छा कैसे बनाई डायग्राम, सबसे पहले तो मैंने दो डिफ फ्लिप फ्लॉप यूज होनी थी, तो दो डिफ फ्लिप फ्लॉप ऐसे लगा ली, ये वाला पार्ट तो मैंने ऐसे ही रख लिया।
ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप है, उन पे क्लॉक्स हैं, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप का एक आउटपुट ए है, दूसरी का बी है, बी बार है, इसका भी ए बार होगा, लेकिन जरूरत नहीं थी ए बार की, तो मैंने डायग्राम में शो नहीं किया, लेकिन होगा। अच्छा, अब क्या है, कह रहे हैं कि डी पर जो आ रहा है, डी ए पर जो भी आ रहा है वो एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो डी ए क्या है, डी ए ये रहा, यहाँ पे जो भी कनेक्ट होना है वो ए एक्स प्लस बी एक्स होगा। तो आप देखें इस इक्वेशन में मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ से घुमा के लेकर आया हूं, इधर ए आ रहा है देखिए, और इस वाली लाइन पे एक्स आ रहा है, इस वाली लाइन पे बी आ रहा है, और फिर इस वाली लाइन पे एक्स आ रहा है, और फिर इनका और हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, डी की इक्वेशन में आ जाएगा ना यही चीज, ए एक्स प्लस बी एक्स। डी बी की इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, डी बी की इक्वेशन में कह रहे हैं आपका ए एक्स बी एक्स आ रहा हो, तो इधर ए एक्स बी एक्स आ गया, यहाँ पे ए एक्स आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए, बी बार एक्स, तो बी बार यहाँ से आ गया और एक्स यहीं से आ गया, तो इधर आ गया बी बार एक्स, ठीक है। और y की इक्वेशन सिंपली क्या है, a और b, तो ये घुमा के देखें a आ रहा है और ये b आ रहा है, तो इधर आ गया a और b, ये प्रेजेंट स्टेट का a b है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई। कॉम्बिनेशनल पार्ट को मैंने इक्वेशन से बना दिया, और सिक्वेंशियल पार्ट में तो सिंपली डी फ्लिप फ्लॉप थी, तो जो भी उसकी इक्वेशन डी ए की आ रही थी वो मैंने डी ए से कनेक्ट कर दी, जो डी बी की इक्वेशन थी वो मैंने डी ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी से कनेक्ट कर दी। तो इस तरीके से ये मेरी सर्किट डायग्राम बन गई फ्रॉम स्टेट इक्वेशन, ठीक है। इसमें आसानी क्या थी कि डी फ्लिप फ्लॉप रखी हुई थी, अगर यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप रख देता तो मेरी परेशानी बढ़ जाती, और वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बढ़ जाती और कैसे रिजॉल्व होगी। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई? स्ट्रेंथ भी आप लोगों की बहुत कम है, क्या कहें। किसी को बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है, वरना अपना मालूम। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस यस सर के पीछे ऑनेस्ट कमेंट हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, और सिनेरियो आप समझते हैं अच्छे से कि सिनेरियो जब भी वर्ड आएगा तो सिनेरियो आपके CLO 2 को बिलोंग करता है। तो अगर एग्जाम में कुछ सिनेरियो से रिलेटेड एग्जाम्पल आएंगी तो वो CLO 2 को बिलोंग करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक सब टॉपिक कह लें, एक्साइटेशन टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्लिप फ्लॉप आपकी डी ना हो तो आपको एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ती है। एक्साइटेशन टेबल क्या है, कुछ नहीं है बल्कि आपके फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है एग्जाम में अगर मूड मेरा अच्छा हो तो मैं ये चीज़ें एक्साइटेशन टेबल आपको दे दूँ। अगर ये गिवन है तो आपका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है, नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बने। ये टेबल से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, हमने ड्राइव किया था फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप, और ये टेबल हमने ड्राइव किया था फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें अगर आप ध्यान दें तो प्रेजेंट स्टेट और जे के इनपुट के तौर पर यूज हो रहे थे, और आउटपुट सिर्फ मेरा नेक्स्ट स्टेट थी, ठीक है। दोनों टेबल में आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट लेफ्ट साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ है आउटपुट। जबकि जो एक्साइटेशन टेबल है उसमें आपकी स्टेट्स एक तरफ हैं, और स्टेट के जो इनपुट होते हैं वो एक्चुअली आउटपुट की तरफ लिखे हुए हैं। इधर भी देखें तो स्टेट के स्टेट्स एक तरफ है टेबल में, और जो आपका इनपुट होता है वो एक तरफ लिखा हुआ। टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ टी होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे के होता है। तो ये टेबल कैसे बना यूजिंग दीज टेबल, ये बताता हूँ। तो बड़ा आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी दोनों स्टेट्स को यहाँ लिख लिया, प्रेजेंट को भी और नेक्स्ट को भी। और इसको दो इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, वही 0011 और 0100, 0101, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इसके अगेंस्ट जे और के की वैल्यू क्या आएगी, इसके अगेंस्ट जे और के की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने चेक किया कि अब मेरा प्रेजेंट स्टेट भी 0 हो और नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो, ऐसा कॉम्बिनेशन चेक करना है मुझे इस टेबल में। तो इस टेबल में मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढना है कि जब मेरी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 0 आ रही, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढने। तो ऐसे कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट में देखा कि प्रेजेंट स्टेट 0 कहाँ कहाँ पर है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 कहाँ कहाँ पर है, मैंने पता किया जी, प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ यहाँ पर है। और इस केस में नेक्स्ट स्टेट 0 कहाँ कहाँ पर है, इधर सिर्फ ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त मैंने ऑब्जर्व किया किस चीज़ को, इस वक्त मैंने ऑब्जर्व किया अपने जे और के।
जे और के को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे पता लगा कि इस पोर्शन में जे की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है, ठीक है, जे की वैल्यू दोनों कॉम्बिनेशन में 0 आ रही है, लेकिन के की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में एक मरतबा 0 है, एक दफ़ा 1 है। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि अगर प्रेजेंट स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 आ रही है तो ये सिर्फ उसी सूरत में आई होगी जब जे पे 0 है लाजमी, के पर कुछ भी आ जाए। मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, यानी Q1 पे भी Q पर भी प्रेजेंट पे भी 0 हो और नेक्स्ट पे भी 0 हो तो उस वक्त जे की वैल्यू 0 होना लाजमी है, के पर कुछ भी आ जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखें क्या लिखा कि ये मैंने कंक्लूड किया कि जे की वैल्यू 0 होना लाजमी है, के पर एक्स लगा दिया, इसका मतलब ये है कि के पर चाहे 0 आ जाए 1 आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट तो मेरी 0 ही आएगी। तो इस तरीके से मैंने पहली रॉ फिल कर ली अपने एक्साइटेशन टेबल में। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ से पिक किया 0 1 वाला, यानी प्रेजेंट स्टेट 0 हो लेकिन नेक्स्ट स्टेट 1 हो। तो प्रेजेंट स्टेट 0 तो यहाँ पर है सब जगह पे, लेकिन इसके साथ नेक्स्ट स्टेट 1 वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ ये रहा, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें ऑब्जर्व किया जे और के को, तो इसमें ऑब्जर्व करने पे मुझे ये पता लगा कि भाई इसमें जे का 1 होना लाजमी है, के चाहे 0 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कह रहे हैं इसमें जे का देखें 1 होना लाजमी है, लेकिन के 0 भी हो जाए 1 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जे 1 होना लाजमी, तो मैंने जे को 1 लिख दिया और के की जगह फिर लगा दिया डोंट केयर। सही। इसी तरह जब मैं तीसरे कॉम्बिनेशन पे पहुंचा 1 0, यानी प्रेजेंट पे 1 हो, तो प्रेजेंट पे 1 हो और नेक्स्ट पे क्या आ रहे हो 0 आ रहे हो, तो नेक्स्ट पे 0 वाला कॉम्बिनेशन एक ये है, नेक्स्ट पे 0 वाला कॉम्बिनेशन एक ये है। तो इन दो कॉम्बिनेशन में मैंने जे और के की वैल्यू को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने पे ये मुझे पता लगा कि इस वक्त के की वैल्यू का 1 होना जरूरी है दोनों में, जे की वैल्यू डजेंट मैटर, कभी 0 आ जाए कभी 1, यानी एक्स। तो फिर देखें मैंने के को 1 लिख दिया यहाँ पे फिक्स, लेकिन जे को कर दिया डोंट केयर। तो ये मेरा तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह फिर मैंने चेक किया लास्ट कॉम्बिनेशन के जे भी 1 हो, सॉरी क्यू प्रेजेंट स्टेट भी 1 हो और नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो। तो प्रेजेंट 1 यहाँ पर है और नेक्स्ट में 1 अगेंस्ट इसके यहाँ पर है और अगेंस्ट इसके यहाँ पर है। यहाँ पे अगर इन दो कॉम्बिनेशन चेक किया तो जे के 0 0 आ रहे हैं इधर और इधर जे के 1 0 आ रहे हैं। तो इसमें पैटर्न क्या है कि के देखें दोनों सूटों में 0 है, तो के तो फिक्स मैंने 0 लिख देना है, लेकिन जे की वैल्यू क्या है 0 है और 1 है, यानी मैं एक्स लिख दूंगा। तो जे तो मैंने एक्स लिख दिया और के को मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जे के का एक्साइटेशन टेबल बना लिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बनता कैसे, लेकिन कभी ये गिवन मैं दे देता हूँ, नहीं तो आप इसको वही बात आते मेमोराइज करने। इसी तरह टी फ्लिप फ्लॉप का भी आप बना सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है कि टी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं से 0 0 वाला कॉम्बिनेशन, तो ये 0 है यहाँ पर और इसके अगेंस्ट ये सिर्फ 0 है, तो इधर टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस जगह पे टी की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने टी की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। 0 1 वाला कॉम्बिनेशन, तो 0 के साथ 1 वाला कॉम्बिनेशन ये बनता है, तो इसमें टी की वैल्यू क्या है 1 है, मैं तो यहाँ पर 1 रख दी, ठीक है। 1 0 वाला कॉम्बिनेशन, तो ये 1 है और ये 0 वाला कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ टी की वैल्यू क्या बनती है 1 बनती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 1 वाला कॉम्बिनेशन 1 के साथ 1 वाला कॉम्बिनेशन ये है, तो इसके साथ टी की वैल्यू 0 बनती थी, तो मैंने यहाँ पर 0। तो ये एक्साइटेशन टेबल बन गए। इन एक्साइटेशन टेबल का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये भी आपको मैं एग्जाम्पल आगे देता हूँ तो बात समझ में आएगी कि क्या होता है। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या है, डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। रिस्ट्रिक्शन आ गई है, जे के फ्लिप फ्लॉप से ही करना है, ठीक है। तो स्टेट डायग्राम कैसे आई अभी ये कंसर्न नहीं है, लेकिन एक आपको इनपुट पे स्टेट डायग्राम गिवन है, आपने इस स्टेट डायग्राम को कन्वर्ट करना है टेबल में। तो टेबल में कैसे कन्वर्ट होगी, वही बात कि आपने चेक किया S0 पर मौजूद है, S0 में अगर 0 अप्लाई करेंगे तो S0 ही रहेगी, 1 अप्लाई कर देंगे तो S1 पे चली जाएगी। तो स्टेट 0 0 पे आप मौजूद थे, 0 अप्लाई किया तो स्टेट आपकी 0 ही रही,
लेकिन अगर 1 अप्लाई कर दिया इस स्टेट पर तो आप 0 1 पे चले गए, ठीक है। फिर इसी तरह आपने स्टेट 1 पे चेक किया, स्टेट 1 पे थे तो भाई 0 अप्लाई करेंगे तो S2 पे चले जाएंगे, 1 अप्लाई करेंगे तो सेम स्टेट पे रहेंगे, तो 0 अप्लाई करेंगे तो S1 पे चले गए, नहीं तो आप 1 अप्लाई करेंगे तो इसी स्टेट पे रहेंगे। फिर 1 0 पे चेक किया गया, 1 0 पे अगर आप 0 अप्लाई करेंगे तो इसी स्टेट पर रहेंगे, 1 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पे चलेंगे, 0 अप्लाई किया तो देखें इसी स्टेट पर है सेम, और 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट वाली यानी 3 पर चले गए। फिर 1 1 पे थे यानी 3 पर थे, 3 पर अगर 0 अप्लाई करेंगे तो इसी स्टेट पर रहेंगे, ये देखें 0 अप्लाई किया तो 1 1 पे ही रहा, लेकिन अगर मैंने 1 अप्लाई कर दिया तो स्टेट 0 पे चला जाऊंगा, तो ये चला जाएगा। तो ये हिस्सा तो आपको अच्छे से फिल करना आता है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने कर लिया। लेकिन पिछली एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी का मतलब है यही चीज़ मेरा डी ए है और यही चीज़ मेरा डी बी है, तो मुझे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में मेरे पास फ्लिप फ्लॉप जे के है, तो मुझे अब एडिशनल काम करना पड़ेगा। एडिशनल काम क्या है कि मुझे एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ेंगे अपने इनपुट्स के, क्योंकि मेरे इनपुट्स हैं जे ए जे बी के बी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मुझे फर्दर एडिशनल करनी पड़ेगी अगर फ्लिप फ्लॉप मेरी डी टाइप नहीं है, फ्लिप फ्लॉप मेरी डी टाइप नहीं है इस केस में, तो ये मुझे फिल करना पड़ेगा। अब ये कैसे फिल होंगे, ये कैसे फिल होंगे, इसको फिल करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल की, इसको फिल करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल की। तो एक्साइटेशन टेबल जेके का मैं ले आता हूँ, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आप लोगों को समझाया। तो ये एक्साइटेशन टेबल कह रहा है जे और के की वैल्यूज आनी। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे जे ए के ए एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हैं, जे बी के बी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो मैंने चेक करना शुरू किया एक एक करके, मैंने चेक किया कि भाई प्रेजेंट स्टेट मेरी जो है मैं अभी ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ए की। प्रेजेंट स्टेट मेरी ए की 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी ए की 0 है। तो बताओ के जे और के की वैल्यूज क्या होंगी। तो मैंने इस वाले टेबल में देखा प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ पर है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 यहाँ पर है, तो इस केस में मुझे लिखना चाहिए 0 और के के साथ लिखना चाहिए x। तो आप देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 एंड x। फिर नेक्स्ट चेक किया भाई, फिर इधर भी प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो इधर भी मैंने वही लिख दिया 0 एंड x। प्रेजेंट स्टेट 0 है लेकिन नेक्स्ट स्टेट 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है लेकिन नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो इस केस में मुझे लिखना है 1 एंड x। तो इस केस में देखिए मैंने लिख दिया 1 एंड x। फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है और फिर 0 है, 0 0 का तो अभी मैंने देखा वही लिखना है मुझे 0x, तो मैंने 0x लिख दिया। अब क्या है, प्रेजेंट स्टेट 1 है लेकिन नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1, प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1 वाला कॉम्बिनेशन है ये, तो इस केस में मुझे लिखना है x एंड 0, तो ये आ गया x एंड 0। इसमें भी चेक किया प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1, तो इसमें भी आ जाएगा x 0। इसमें भी चेक किया प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1, तो इसमें भी आ जाएगा x ऑफ 0। इसमें चेक किया प्रेजेंट 1 लेकिन नेक्स्ट 0, 1 0 वाला कॉम्बिनेशन, तो 1 0 के कॉम्बिनेशन में क्या आता है x एंड 1, तो ये आ गया x एंड 1। तो अभी मैंने सिर्फ ए स्टेट को ए से कंपेयर कराया, तो मेरे पास जे ए और के ए आए हैं। यही सेम काम मैं बी के कॉलम के लिए भी करूंगा, तो मेरे पास क्या आएंगे, मैं करके भी बता देता हूँ, चलें थोड़ा सा तेजी से कर लेता हूँ, लेकिन कर लेते हैं कलर चेंज करके। तो ये काम जब मैं बी के लिए करूंगा, तो बी में जब मैं चेक करूंगा तो बी में देखिए मेरे पास इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो 0 0 वाले केस में मेरे पास आएगा 0x, तो ये आगे देखें 0x। फिर इधर चेक करता हूँ 0 के साथ 1 वाला कॉम्बिनेशन, 0 के साथ 1 वाला कॉम्बिनेशन ये है, तो इसके लिए आता है मेरे पास 1x, तो ये देखें मैंने 1x लिख लिया। फिर 1 के साथ 0 वाला कॉम्बिनेशन आया हुआ है, तो 1 के साथ 0 वाले कॉम्बिनेशन में आता है x1, तो मैंने x1 लिख लिया। फिर 1 के साथ 1 वाला कॉम्बिनेशन आ गया, इत्तेफाक से इसमें चारों कॉम्बिनेशन आ गए एक ही बारी में, तो इसमें आ गया लास्ट वाला कॉम्बिनेशन देख लें 1 1 वाला, इसमें आ रहा है x ऑफ 0, तो ये आ गया x 0। और फिर दोबारा 0 0 आया, तो 0 0 में आपको पता है 0x, 0 1 में 1x, और वही दोबारा से चारों पैटर्न रिपीट होगा इसमें, लास्ट वाले और सेकंड लास्ट वाले ऊपर नीचे, तो इस तरीके से बी वाला फुल हो गया। तो अब मेरे पास
जे ए के ए जे बी के बी 4 इनपुट्स हैं। प्रीवियसली मेरे पास सिर्फ डी ए और डी बी था, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है, लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप में दो दो इनपुट्स होते हैं। तो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। क्या है मेरे पास? 4 कॉलम्स हैं। तो मेरे पास 4 इक्वेशंस आएंगी, जे की अलग, के की अलग, जे ए अलग, के ए अलग, जे बी अलग, के बी अलग। तो मुझे अब इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना है। पहले इसके लिए के मैप बनेगा, जे ए की इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसके लिए के मैप बनेगा, के ए की इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसके लिए के मैप बनेगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, फिर के बी के लिए के मैप बनेगा और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें जब जे के फ्लिप फ्लॉप आती है तो आप देख रहे हैं आपकी एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बढ़ जाती हैं। तो अब मुझे जे के लिए सॉल्व करना है। तो मेरे पास जे के की इक्वेशन आ गई, ये लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई हुआ है। जे ए की इक्वेशन है ये, के ए की इक्वेशन है ये, जे बी की इक्वेशन है ये, और के बी की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिहाज से मैंने वही सर्किट बनाना है। तो पहले मैंने पूरा का पूरा ये बना लिया मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट में चूंकि मेरे पास जे के फ्लिप फ्लॉप नहीं, तो ये मैंने जे के फ्लिप फ्लॉप लगा दी। अब मुझे सिर्फ करना क्या है कि ये देखना है कि भाई इस जगह पे क्या सप्लाई करना है मुझे, वो जे ए आ जाएगा। इस जगह पे सप्लाई क्या करना है, वो जे बी सॉरी के ए आ जाएगा। इस जगह पे क्या सप्लाई करना है, वो जे बी आ जाएगा। इस जगह पे क्या सप्लाई करना है, वो के बी आ जाएगा। तो जे ए की इक्वेशन सिंपली क्या कह रही है, बी एक्स बार का एंड। तो बी कहाँ से आ रहा है, ये देखें, ये आ गया बी, और ये ऊपर से आ रहा है एक्स का बार। ठीक है, ये हो गया। और सिमिलरली के ए पे क्या है, बी एक्स आ रहा है, तो ये एक्स आ गया डायरेक्टली, और ये बी तो आ ही रहा है। और जे पे सिंपली क्या आ रहा है, एक्स, तो ये डायरेक्टली सिर्फ एक्स लग गया। और इस पे क्या आ रहा है, जोर होकर आ रहा है। किसका जोर होकर आ रहा है, ए का, तो ये आ रहा है ए, और ये नीचे क्या आ रहा है, एक्स। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी डायग्राम बन जाएगी। कॉम्बिनेशनल पार्ट आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, जे के लिए अलग, के लिए अलग, जे बी के लिए अलग, के बी के लिए अलग। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ फर्क क्या आया था जे और के होने में, के जे ए, के ए, जे बी, के बी से के फ्लिप फ्लॉप बदल गई। फ्लिप फ्लॉप बदलने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास थोड़ा सा वर्क बढ़ गया, थोड़ा कंप्यूटेशनल वर्क बढ़ गया। तो हमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो इससे में एक हिंट ये है कि अगर एग्जाम में जाहिर सी बात है क्वेश्चन आता है और जेके से आता है तो वो ज़्यादा नंबर का होगा, और डी से आएगा तो थोड़े कम नंबर का होगा, क्योंकि सोल्यूशन पे इसका उसी लिहाज से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई क्यूरी किसी को? मेरे ख्याल से लेक्चर हमारा यहीं तक था। इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर वेरीलॉग या VHDL पार्ट। तो अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो खामोशी को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है। ज़्यादा नंबर वाला ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्टेप्स होंगे ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी JK वाला। ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप वाला सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।